अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello, students. I am Professor Nazir Mohammed Siddiqui, Assistant Professor, Head of the Department of Physics, Government Enterprise Science and Commerce College, 36B लाडी कराची। स्टूडेंट्स, आज मैं अपना पहला लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए। जैसा कि सिंध कॉलेज लेक्चरर्स ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जिसमें मुख्तलिफ असातिज़ा स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए अपने लेक्चर्स को डाउनलोड कर रहे हैं, तो मैं भी आज इस सिलसिले में ये कोशिश कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स से फ़ायदा हासिल कर सकें। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 14 पर बात करेंगे, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो चैप्टर हमारे पास में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। ये स्टूडेंट्स को कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम इसे तवज्जो से गौर करें इसके ऊपर, तो हम इसे बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ क्या था? इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड एंड टोरॉइड। हम इस टॉपिक में एम्पियर्स के लॉ को इस्तेमाल करके हम सोलेनोइड और टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करते हैं। यानी जब किसी सोलेनोइड में से टोरॉइड में से करंट गुजरता है तो उसके तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, ये काम हम इस एप्लीकेशन में करते हैं। लेकिन जब हम एम्पियर्स लॉ की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एम्पियर्स किस चीज़ का नाम है। ये एम्पियर्स कौन है? एम्पियर एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम फिजिक्स में बहुत उम्दा लफ्ज़ों से लिया जाता है। बुनियादी तौर पर ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जो 1775 में पैदा हुआ और 1836 में इसकी डेथ हुई। तो तकरीबन 61 ईयर्स इसकी उम्र थी और इसने इस अरसे में फिजिक्स के लिए खासा काम किया। आइए, एम्पियर्स लॉ है क्या? एम्पियर्स लॉ को अगर हम देखें तो अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरे, किसी वायर में से करंट गुजरे, उसके तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और सर्कुलर ये फील्ड जो है आमतौर पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, जिसे हम राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। है क्या ये लॉ? करता क्या है कि एम्पियर्स लॉ प्रोवाइड्स द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड द करंट एनक्लोज्ड। देखिए, तो डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि एक हमारे पास ये वायर है, इस वायर में से करंट गुजर रहा है और वो करंट जो है वो क्या है? आई। और इस करंट की वजह से इसके क्रॉस ये एक मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप जो है जनरेट हो गया। इसे हम एम्पेरियन लूप भी कहते हैं। अब इसकी वजह से इस सर्कुलर लूप पर कोई रेडियस होगा, इसका रेडियस r। हम अगर इसके किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करना चाहें तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे एक टेंजेंट को शो करती है। ये डायरेक्शन ऑफ द बी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर लूप है, इसका एक सर्कमफेरेंस होगा। हम इस पूरे सर्कमफेरेंस को बहुत छोटी छोटी लेंथ में तोड़ देते हैं और हर लेंथ जो है वो डेल्टा एल के बराबर होती है। डेल्टा एल इतना स्मॉल होता है कि अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका हम कह सकते हैं कि ये बी और डेल्टा एल के दरमियान जो एंगल है वो 0 होता है। अब इसने एम्पियर ने इन करंट आई और बी के दरमियान एक रिलेशन बताया हमें। वो रिलेशन क्या था? वो कहता है कि द सम ऑफ द डॉट प्रोडक्ट of tangential component of the magnetic field of induction B and the length of a very small element of a closed curve taken in the magnetic field is mu naught times of the total current passing through the conductor। यानी जो हमारे पास डेल्टा एल जो हमने छोटी छोटी लेंथ दी थी, अगर हर डेल्टा एल का डॉट प्रोडक्ट बी से निकाला जाए तो
जो टोटल रिजल्ट उसका बनेगा यानी बी डॉट डेल्टा, यानी अगर हम n पार्ट्स में इस पूरे लूप को डिवाइड करें तो हमारे पास ये n पार्ट्स को तमाम डॉट प्रोडक्ट को ऐड करने फ्रॉम 1 to n, तो जो टोटल रिजल्ट हमें मिलेगा वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट होगा। याद आया होगा आपको कि ये हमने इसका स्टेटमेंट पढ़ा था। एम्पियर्स ने पहले इस चीज़ को प्रूव किया, इसके बाद उसने इस स्टेटमेंट दिया और फिर इस पर लोगों ने काम किया और इस रिजल्ट को सही पाया। आइए, तो एम्पियर्स लॉ क्या है कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जब उसमें से करंट गुजरे, उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दें तो हर डेल्टा एल के और बी और डेल्टा एल का जो डॉट प्रोडक्ट का सम होगा तो वो हमेशा म्यू नॉट टाइम पर टोटल करंट होगा। इसी टाइप का एक लॉ हम लोग चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ कर आए हैं, गॉसेस लॉ। वो चार्जेस के बारे में थे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। क्लियर बात समझ आई सबके? ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमने एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ 2 है, और वो एप्लीकेशंस क्या है हमने कहा था शुरू में, विद सोलेनोइड और टोरॉइड के जरिए हम जो है मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं। सवाल ये कि सोलेनोइड क्या होता है या टोरॉइड का क्या होता है, दोनों कॉइल है। तो आइए पहले बात करते हैं सोलेनोइड की। सोलेनोइड क्या है? सोलेनोइड इज अ लॉन्ग हॉलो पाइप ऑन विच वायर इज बॉन्डेड, यानी एक वायर हमारे पास है, उस वायर को अगर हम किसी सिलेंडर पर लपेट लें तो सिलेंड्रिकल शक्ल में हमें एक कॉइल हासिल होगा। इसमें टर्न्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होते हैं। ठीक, द टर्न्स ऑफ द वाइंडिंग आर क्लोजली स्पेस्ड एंड मे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेयर। इन जो लेयर्स हो सकती हैं इन टर्न्स की, एक से ज़्यादा हो सकती हैं। अब जब इनमें करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलेनोइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनोइड इन द मिडल ऑफ द सोलेनोइड इज स्ट्रॉन्गर and uniform, but it is weaker and negligible outside the solenoid because magnetic lines are crowded and runs parallel with the axis of solenoid inside, but they diverge outside the solenoid. अब इस बात को समझने के लिए कि भाई इनसाइड में फील्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होती है और आउटसाइड में नेग्लिजिबली स्मॉल क्यों होती है, तो आइए ज़रा देखते हैं। सोलेनोइड क्या है? ये आपके पास देखिए कॉपर वायर है जिसको हमने इक्वली स्पेस्ड के फॉर्म में इसे एक सर्कुलर शेप में तोड़ दिया। ये सारे शेप्स हैं। अब अगर हम इस कॉपर वायर के साथ किसी बैटरी को कनेक्ट कर दें तो जैसे कनेक्ट करेंगे तो इनमें से करंट पास होना शुरू होगा। जब करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। क्लियर? आइए देखें मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप की होती है। तो जब हम देखें, ये आपके पास एक सोलेनोइड है। इस सोलेनोइड में जो करंट जो है ये लेफ्ट साइड से एंटर हो रहा है और इस तरह इन लूप्स में से, टर्न्स में से घूमता हुआ राइट साइड से एग्जिट हो रहा है। तो जब ये करंट गुजरता है तो इससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस सोलेनोइड का राइट वाला हिस्सा नॉर्थ पोल में कन्वर्ट हो गया है और लेफ्ट हैंड साइड वाला साउथ पोल में। ठीक है, और इस सोलेनोइड को हम कह सकते हैं ये एक बार मैग्नेट के तौर पे काम कर रहा है। जिस तरह एक बार मैग्नेट होता है उस तरह ये काम कर रहा है। अब सवाल ये है कि हमने इस वाले हिस्से को नॉर्थ क्यों कहा, इस वाले हिस्से को साउथ क्यों कहा। ठीक है, पहले देखिए बार मैग्नेट की शक्ल देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास इस हिस्से में हम ये नॉर्थ और साउथ कैसे हुआ, इसके लिए हम एक राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड रूल क्या होता है कि हम सोलेनोइड को अपने सीधे हाथ में इस तरह ग्रिप करते हैं, इस तरह होल्ड करते हैं कि हमारे हाथ की उंगलियां करंट की डायरेक्शन में हो। देखिए इससे करंट इंटर हो रहा था, यहाँ से करंट यहाँ इंटर हो रहा है। ठीक, जब हम इसको सोलेनोइड को ग्रिप कर लेंगे तो हमारे हाथ का अंगूठा एक डायरेक्शन को शो करेगा। ये जो हाथ का अंगूठा जिस डायरेक्शन को शो करेगा ये इस मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है। तो जिस साइड का अंगूठा होगा हमारा हाथ का, तो वो हाथ का अंगूठा जो है वो नॉर्थ पोल को शो करेगा। तो इसलिए हमने इस वाले हिस्से को नॉर्थ का, इस वाले हिस्से को साउथ का है। राइट हैंड रूल समझ में आया? इसे हम राइट हैंड ग्रिप रूल भी कहते हैं। क्या है ये कि हम अपने सीधे हाथ में सोलेनोइड को इस तरह ग्रिप करते हैं कि हमारे हाथ की उंगलियां करंट की डायरेक्शन में हो। तो जिस डायरेक्शन में करंट घूम रहा है उसी तरह से उंगलियां भी घूम रही हूँ। क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो वो हिस्सा
जहाँ पे अंगूठा इंडिकेट करेगा, थंब इंडिकेट करेगा, दैट साइड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव एज ए नॉर्थ पोल एंड अदर साइड बिहेव एज ए साउथ पोल। आइए देखिए, मैंने जो कहा था कि ये एक बार मैग्नेट के तौर पे काम कर रहा है। देखिए ये बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट में भी क्या होता है, नॉर्थ पोल से लाइनें इनिशिएट हो रही होती हैं, साउथ पोल से एंटर हो रही होती हैं, तो बिल्कुल ये सोलेनॉइड भी इस बार मैग्नेट की तरह बन गया है। और अगर आप इसी सोलेनॉइड में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, ठीक, तो आइए ज़रा देखिए क्या सूरत होगी। यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे अब सोलेनॉइड दूसरा लिया, अब इसमें जो करंट है ये राइट साइड से एंटर हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ से करंट घूमता हुआ जा रहा है और इस साइड से एग्जिट हो रहा है। तो यहाँ से अब ये वाला ऐसा है, तो अब अगर हम इस पर राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो देखिए क्या होगा। अब हमने इस कंडक्टर को अपने सोलेनॉइड को अपने सीधे हाथ में इस तरह से होल्ड किया कि हमारे हाथ की उंगलियाँ जो हैं ये करंट की डायरेक्शन में है, और ये अंगूठा थंब जो है ये इस तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, नॉर्थ होगा, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, साउथ होगा। तो बात क्लियर हुई। हम एग्जाम में तमाम चीज़ों के डायग्राम को शो नहीं करते, लेकिन आपको समझाने के लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम सोलेनॉइड के कौन से हिस्से को नॉर्थ कहेंगे और कौन से हिस्से को साउथ कहेंगे, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और सोलेनॉइड का बिहेवियर बिल्कुल एक बार मैग्नेट के तौर पर होता है। बात क्लियर से फिर, तो ये तो सोलेनॉइड की एक कहना चाहिए कि प्रोड्यूस होने वाली फील्ड की वजाहत थी। अब अगर हम देखें तो थोड़ा सा इस चीज़ को और समझने के लिए कि जब सोलेनॉइड में से करंट गुजरे तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो यहाँ हमने नेट से एक एनिमेशन को डाउनलोड किया था आपके लिए, आपके समझने के लिए। तो देखिए ज़रा, इस एनिमेशन से आपको बात और मज़ीद समझ में आई। ये देखिए क्या नज़र आ रहा है कि इस राइट साइड से यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, और करंट एंटर होके इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम रहा है। तो जो करंट यहाँ पे घूम रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही हैं। और क्योंकि अगर हम करंट ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, अगर सीधे हाथ को हम इस तरह से रखें तो हमारा हाथ का अंगूठा इस साइड पर होगा, तो ये हिस्सा इसका एज ए नॉर्थ बिहेव करेगा, ये हिस्सा एज ए साउथ पोल बिहेव करेगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये नॉर्थ से इनिशिएट हो रही हैं लाइन ऑफ फोर्सेस और साउथ में एंटर हो रही हैं। अब देखिए सेंटर वाले हिस्से में तमाम लाइनें एक दूसरे के पैरेलल और बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, लिहाजा इस सेंटर वाले हिस्से में सोलेनॉइड की जो फील्ड होगी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। जबकि इसके आउटसाइड क्योंकि इनका जो फील्ड का मोशन है वो अपोजिट है, तो लिहाजा यहाँ पे फील्ड होगी ज़रूर, लेकिन नेग्लिजिबली स्मॉल होगी, यानी बहुत कमज़ोर होगी। बात क्लियर से कि समझ आ रही बात, राइट हैंड। और अगर हम यहीं पे इस करंट के बैटरी के टर्न को चेंज कर दें तो करंट जो है वो आपका फिर रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये फील्ड में भी क्या हो जाएगा, ये वाला पोल नॉर्थ बन जाएगा, ये वाला साउथ बन जाएगा। तो हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से नॉर्थ और जनरेट होते हैं। बात क्लियर सबके, आई थिंक हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक बेटे, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्रैक्टिकली तौर पर हमें क्या करना है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करना है, एक ड्राइव करना है, कैसे निकाल सकते हैं। अब हमने इस सोलेनॉइड का ये दरमियान वाला हिस्सा लिया, ठीक, और ये दरमियान वाला देखिए लाइन ऐसे यहाँ से निकल रही है, नॉर्थ से निकल रही है, ये हिस्सा नॉर्थ के तौर पर बिहेव कर रही है, साउथ के तौर पे। ये वो टर्न्स हैं जिनमें ये करंट इस तरीके से पास हो रहा है, यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी क्लॉकवाइज अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो हमारा हाथ का अंगूठा जो है, ठीक है, यानी इस तरीके से करंट यहाँ से एंटर हुआ, और यहाँ से तो हमारा अंगूठा जो है हम इसको जब रखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रखेंगे, तो इससे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये वाला हिस्सा नॉर्थ बन जाएगा। इस हिस्से में हमारा करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो लिहाजा यहाँ पर जो है हमारे पास ये साउथ तौर पे बिहेव करेगा, यानी अगर जो शब्द यहाँ खड़ा होगा उसे करंट की सर्कुलेशन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज लगेगी और ये क्लॉकवाइज लगेगी। क्लियर होगी बात। अब आइए हम सपोज करते हैं एम्परस लॉ, जिस तरह से याद होगा गॉसेस लॉ को साबित करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालते थे, तो हम एक गॉसियन सरफेस को सपोज करते थे। यहाँ पर हम भी ऐसे ही काम करेंगे कि हमने एक रेक्टेंगुलर वायर को हमने इस फील्ड के अंदर सपोज किया है, ठीक है। आइए मुझे अपने सोल्यूशन क्या हमारे पास कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड बी कंसिडर अ रेक्टेंगुलर पाथ ए बी सी डी ए एज शोन इन द फिगर। देखिए ए बी सी डी ए, ये एक रेक्टेंगुलर पाथ है, एक वायर जो हमने इसके अंदर रखा हुआ, ठीक। अब इसकी 4 लेंथ है, कौन सी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरह से 4 लेंथ हैं। हमने इन चारों लेंथ को नाम दे दिया, डी सी को L1 से शो किया,
सी बी को हमने L2 से शो किया, बी ए को L3 से शो किया और ए डी को हमने L4 से। अगर हम देखें तो L1 इस बी के पैरेलल है, तो L1 का एंगल θ1 बी के साथ क्या होगा 0 डिग्री, L2 इस पर परपेंडिकुलर तो 90, L3 तो सोलेनाइड के से टच ही नहीं कर रहा, बाहर है, तो लिहाजा ये साइड हमारे लिए इतनी यूजफुल नहीं है, इसलिए हमने लिखा आउटसाइड सोलेनाइड। और चौथी साइड हमारे पास थी L4, ये भी एंगल बना रही है कितना 90। इसी बात को मैंने लिखा BC L1, CB L2, DA L3 एंड AD L4। ठीक, इसी बात को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और देखिए हमें नज़र आ रहा है कि एम्पियर्स लॉ के तहत हम तमाम डॉट प्रोडक्ट को जमा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो L1 का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे B से, L2 का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे L2 से, फिर इसी तरीके से हम L3 का B का L3 से डॉट प्रोडक्ट और फिर B का L4 से। इस तरह हम देखेंगे 4 डॉट प्रोडक्ट निकलेंगे और फिर चारों को आपस में जमा करेंगे। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि समीशन सम ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट BL, इसलिए कि हमने लेंथ को L लिया था और एम्पियर्स लॉ में हमने इसे डेल्टा L से शो कर रहे हैं, यहाँ हम L से शो कर रहे हैं। तो I = 1 मतलब स्टार्ट 1 से ले रहे हैं और एंड कहाँ कर रहे हैं 4 पे, तो 4 डॉट प्रोडक्ट होंगे B.L1, B.L2, B.L3 एंड B.L4। इन चारों को हम ऐड करेंगे। चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट A.B = AB cos थीटा। अब इस फार्मूले को हम इन जगह पे अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, ये देखिए BL1 cos θ1, BL2 cos θ2, BL3 cos θ3 एंड BL4 cos θ4। इससे हमने इक्वेशन का नाम दिया। अब आप कह सकते हैं कि सर L के साथ 1 है, थीटा के साथ 1 है, B के साथ 1 क्यों नहीं? ठीक, सिंपल सी बात, क्योंकि B इनसाइड द सोलेनोइड यूनिफॉर्म है। ठीक, 1 2 3 वेरिएबल के साथ आते हैं जो तब्दील हो रहे हैं। ठीक है, तो B कांस्टेंट है, लिहाजा B के साथ हम 1 2 3 नहीं लगाएंगे, B सब के लिए सेम है। ठीक, तो यहाँ पर अब पहला डॉट प्रोडक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो हमने फिगर में देखा था कि L1 जो है वो पैरेलल था किसके, B के, लिहाजा θ1 क्या हो जाएगा 0, यानी L1 इज द पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइज इनसाइड द सोलेनोइड, देयरफॉर θ1 विल बी 0 होगा। अब अगर हम θ1 के 0 प्लेस करें, cos 0 1 होता है, सॉल्व करेंगे तो BL1 cos θ1 की वैल्यू क्या आ गई BL1, तो यानी हम इसकी जगह पर BL1 प्लेस कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम BL2 cos θ2, BL3 cos θ3 और BL4 cos θ4 की वैल्यू मालूम करते हैं और फिर सबको एक साथ ला के पुट करेंगे। ओके डियर, ठीक, बी केयरफुल कि हमने यहाँ एम्पियर्स लॉ को यूज़ करना है। तो एम्पियर्स लॉ के लिए हमें तमाम एम्पिरिकल लूप के हर सेगमेंट का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे L2 एंड L4 आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, हम पहले फिगर में बात कर चुके थे पिछले, तो θ2 भी 90 होगा, θ4 भी 90 होगा और अगर एंगल 90 हो तो cos 90 की वैल्यू क्या आती है 0। तो हम कह सकते हैं जब cos 90, θ2 भी cos 90 यानी 0, θ4 भी cos 90 यानी 0, तो BL2 cos θ2 भी 0 होगा, BL4 cos θ4 भी 0 होगा। बात क्लियर सबके? अब आते हैं चौथी साइड L3, जो हमारे पास तीसरी साइड थी। L3 लाइज आउटसाइड द सोलेनोइड, वो सोलेनोइड के बाहर है और बाहर वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड 0 है, अप्रॉक्सीमेटली वीकर है, जिसको हम काउंट नहीं करते। तो हम कह दें कि BL3 cos θ3 भी 0 हो जाएगा। यहाँ हम थीटा को नहीं ले रहे, इस B के 0 होने की वजह से इस फैक्टर को 0 ले रहे हैं, क्योंकि जब ये 0 होगा मल्टीपल तो पूरा फैक्टर भी 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास पहले से यानी BL1 cos θ1 की वैल्यू भी आ गई, BL2 cos θ2 की वैल्यू भी आ गई, 3 की भी, और इन तमाम वैल्यूज़ को ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करते हैं। हम कहते हैं नो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, क्या आ गया B.L आ गया सारा, सबको ऐड किया। आप ये 1 और 4 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। ये पहले से की वैल्यू BL1, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0, चौथा भी 0। इस तरह इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, तो हमारा रिजल्ट आता है कि B.L इज इक्वल टू BL1 और हमने इसे इक्वेशन ए का नाम दे दिया। क्लियर? यानी क्या किया हमने, ऐसा रिवाइज करते हैं कि हमने समीशन B.L लिखा, क्योंकि 4 हिस्से थे तो 4 डॉट प्रोडक्ट जमा किया, तो चारों डॉट प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को निकाली और प्लेस करने के बाद हमने एक
इक्वेशन हमारे पास हासिल हो गई, सिंप्लीफाइड इक्वेशन समीशन बी डॉट एल बी एल वन, इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन ए का नाम दिया। क्लियर? अब आइए अब यूज करते हैं एम्पेयर ने क्या कहा था। एम्पेयर ने क्या था कि समीशन बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट। बात क्लियर है? म्यू नॉट टोटल करंट। अब यहाँ पर हमने डेल्टा एल तो लिया नहीं, हमने लेंथ क्या ली है? एल। तो हमने कहा कि वेयर डेल्टा एल इज इक्वल टू एल, डेल्टा एल की जगह पे हमने क्या एल, तो हमने डेल्टा एल को रिप्लेस कर दिया किससे? एल से। तो इस इक्वेशन का जो डेल्टा एल है इसके जगह हमने क्या एल रख दिया और बाकी चीज़ ऐसी रही। तो अब यही इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई कि समीशन बी डॉट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट। अब देखें तो इक्वेशन ए की ये लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन बी की ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गई। और जब दो इक्वेशंस की एक साइड सेम हो तो उन्हें आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं। लिहाजा हम इसकी जगह पर क्या पुट कर सकते हैं? बी एल वन, क्योंकि बी एल वन जो है इसकी वैल्यू को शो कर रहा है। जैसे ही हम इसको कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम कंपेयरिंग इक्वेशंस ए एंड बी, तो हम जो रिजल्ट हासिल होगा वो क्या हासिल हो गया? तो यानी इसकी जगह पर क्या आ गया? बी एल वन, और ये वाला हिस्सा ऐसे रहा। बात क्लियर होगी सबकी? कोई मुश्किल? यानी पहला स्टेप तो हमने सपोज किया था एक रेक्टेंगुलर सरफेस, दूसरा स्टेप हमने डॉट प्रोडक्ट मालूम किया बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, और तीसरा स्टेप हमने एम्पेयर्स लॉ को इस्तेमाल करके वही काम किया जो हमने डेफिनेशन के जरिए किया। अब हमारे पास यहाँ देखिए है टोटल करंट। अब टोटल करंट हम कैसे निकालें? मसला क्या? टोटल करंट कैसे निकालें? करंट तो आई है, देखिए आई करंट टोटल नहीं है, ये आई हर टर्न से गुजरने वाला करंट है जो सोलेनाइड के हर टर्न से गुजर रहा है। हमारे पास जो इफेक्टिव लेंथ है वो कौन सी है? L1। तो हमें देखना पड़ेगा कि L1 जो हमारी इफेक्टिव लेंथ है इसमें करंट कितना है। इधर देखते हैं। इसके लिए हम छोटी चीज़ में लेके चलते हैं कि हमने सपोज किया कि लेट द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू n। तो सोलेनाइड के जो उसकी एक टोटल लेंथ अगर L कैपिटल L है और उस पर टोटल नंबर ऑफ टर्न जो है वो कैपिटल N है, जो हमने टर्न्स लिए थे कॉपर के, अगर वो N है और तो उसकी यूनिट लेंथ में कितने होंगे? हमने सपोज किया कि उसकी जो यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो स्मॉल n से हम उसको शो कर रहे हैं, यानी स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब अगर यही लेंथ ट्वाइस होती तो टर्न्स कितने होते? 2n। लेंथ 3 होती तो टर्न्स होते 3n। और अगर लेंथ L1 है तो क्या होगी? NL1। क्या होगी? NL1। इसलिए कि भाई जब यूनिट में कितने हैं n, तो ट्वाइस में, डबल में 2n, साइज में 3n, 4 में 4n, तो L1 में L1 इंटू n यानी NL1। तो ये आ गए L1 के टर्न्स हमारे पास आ गया। L1 जो हमारी इफेक्टिव लेंथ थी वो उसके नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। ठीक, अब हम जानते हैं कि सिंस करंट पासेस थ्रू द ईच टर्न इक्वल टू आई, हर टर्न से गुजरने वाला करंट क्या है? आई है। अब एक टर्न का करंट आई है तो 2 का क्या होगा? 2i, 3 का क्या होगा? 3i, 4 का क्या होगा? 4i। तो बताइए NL1 का क्या होगा? The total current passes through NL1 turn is equal to NL1I। तो हमारे पास इस जो इफेक्टिव लेंथ है सोलिडाइड की, इस इफेक्टिव लेंथ में जो टोटल करंट गुजर रहा है वो टोटल करंट जो L1 को मुतासिर कर रहा है, L1 के लिए इफेक्टिव है वो NL1 है। तो इक्वेशन में जो क्वेश्चन 2 हमने ऊपर दी थी उस इक्वेशन में हमें टोटल करंट की जगह पे जो है क्या पुट करना पड़ेगा? NL1I। ये देखिए क्वेश्चन 2 क्या बन जाएगी कि BL1 उसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये म्यू नॉट तो फॉर्मूले का आया हुआ था, और यहाँ पे क्या मौजूद था? टोटल करंट। तो टोटल करंट कितना है? NL1I। तो दोनों साइड से ये L1 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद जो इक्वेशन बची हुआ क्या बच गई हमारे पास? वो आ गई B इक्वल टू म्यू नॉट NI, यानी तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई, यानी उस मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनाइड के अक्रॉस प्रोड्यूस हो रही है। तो बेटे इस तरह से ये जो हमारे पास एग्जाम में सवाल आता है उसे हमें यहाँ तक सॉल्व करना होता है। इससे हम जो है इस स्टेप वाइज करते हैं। आपने देखा कि कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ चीज़ों को हमें अपने जहन में रखना है, और अगर देखा जाए तो मैं कहता हूँ 4 स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप हमारे पास सपोजिशन थी, दूसरा स्टेप टोटल डॉट प्रोडक्ट बाय यूजिंग डेफिनेशन था, तीसरा स्टेप टोटल डॉट प्रोडक्ट बाय यूजिंग एम्पेयर्स लॉ था, और चौथा स्टेप इक्वेशन ए और बी का कंपैरिजन था, और फिर हमने वहाँ पे टोटल करंट की वैल्यू को प्लेस किया तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई।
तो बेटे ये आज का एक लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको और जितने देखने वाले हैं उन सबको फ़ायदा होगा। आप अपने कमेंट्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा। अगर किसी को कोई मुश्किल होती है तो ज़रूर सवाल कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी बात का जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो ये आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में जो कमी हो उसे देखिएगा और अगर कोई सवाल हो ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके दूसरे एप्लीकेशन यानी टोराइड की बात करेंगे कि हम टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड को कैसे निकालते हैं, और मज़ीद आपके लिए फ़ायदेमंद लेक्चर में आपको देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। अपना और अपने अतराफ़ में मौजूद को ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, इसलिए कि सेहत है तो सब कुछ है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।